आप जगन्नाथ भूमि को 2022 से अब तक आ रहे हैं, जी। क्या परिवर्तन हुआ है उधर? फिर भी आपको चूज करना पड़े, फौज या राजनीति, किसको चूज करें? दिल्ली का दिल से आते हैं। क्योंकि सब कुछ ही सेना का है। हाँ। दादाजी, पिताजी, भाई, मैं, पढ़ाई। चलिए, इसके पीछे क्या कारण है? आप आम आदमी पार्टी को क्यों चूज किया, दूसरा पार्टी क्यों नहीं? तो एक मेरा क्लाइंट था सुरेंद्र, वो 26/11 हमले में ताज में वो था। देखो कांग्रेस वालों ने उस टाइम पे कहा कपिल सिब्बल जी ने कि आप अगर हिम्मत है तो पार्टी बना के दिखाइए, चुनाव लड़के दिखाइए और तब ये सब करिए। रोडों पर सड़कों पर धरने प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। जो गंदगी है उनको साफ उसको साफ करना है, और साफ करने के लिए सबसे पवित्र चीज जो है वो झाड़ू है। तो आम आदमी पार्टी ने सबको टोपी पहना दिया जो उसको लाभ मिलने लगा। तो अब दूसरी पार्टी ने सोचा कि भाई अब बचा क्या? अब बचा हम उनको ही कॉपी कर लेंगे। अब बचा इनका नाम बदलने का काम। आम आदमी पार्टी, आप लोग 300 लोग जो मिलकर आम आदमी पार्टी बनाए थे, सब खास आदमी थे, आम आदमी बन गए। हर दिन करप्शन का एक मेला मिल रहा है हम लोग को। तो ये यही अंतर है पढ़े लिखी पार्टी का। आप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, इनको पता था कि ये करप्शन में तो है नहीं, ईमानदार लोग हैं, तो इनको बेईमान साबित कर दो। आपका जो नारा था एक जमुना की सफाई, चलिए क्या जमुना की सफाई हो पाएगा? प्रैक्टिकल जी था, आप लोगों के साथ कितना जुड़े होते हैं, कितना टाइम लोगों के साथ रहते हैं, कितना मेहनत करते हैं? इस मतलब लोगों को नहीं तो नेताओं से वो लगता है, थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं ना कि भाई पता नहीं उसके पीए से मिलो, उससे मिलो। तो मेरा तो पीए भी नहीं है कोई, तो अपनापन लगता है उनको। और बाकी अगर हम दिल्ली की 17 विधानसभा में कंपेयर करें तो हमारा जो क्षेत्र है वो काफी अच्छा क्षेत्र है। जब भी जनरल इलेक्शन हुआ, दिल्ली की जनता आपको नहीं चुना, बीजेपी को चुना। ओडिशा को लेकर क्या ब्लूप्रिंट बनाया है? तो आपका जो 4 साल का सफर है ओडिशा में, दूसरे पार्टी के लोग भी आपके साथ कनेक्ट हुए हैं। आपका क्या डायरेक्ट राइवलरी बीजेपी के साथ है? आम आदमी पार्टी का जो फाउंडर मेंबर थे, बहुत सारे फाउंडर मेंबर दूसरा और चले गए, उसका जाने के पीछे क्या कारण था? कब तक आपका फोकस है कि कब तक हम लोग पूरा भारत वर्ष में हमारे पार्टी को एस्टेब्लिश करेंगे और भारत का प्रतिनिधित्व भी हम लोग करेंगे? नमस्कार, उन्मोचन के पॉडकास्ट अस्मितार कथा में आज एक ऐसे शख्स है जिनको जानने के बाद आपके मन में उत्साह तो बढ़ेगी, फिर भी जो देश के साथ पूरा जीवन उत्सर्ग करके आज भी सेवानिवृत्त नहीं हुआ है, आज भी देश के साथ है। कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़े थे, आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। जो दिल्ली का धड़कन है, दिल्ली का दिल है, दिल्ली कैंट से बीजेपी का इतना दबदबा होने के बावजूद भी दोबारा जीत कर आना और आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करना, और ओडिशा में आम आदमी पार्टी का कैसे विस्तृत हो, ओडिशा में आम आदमी पार्टी कैसे अच्छा करे, और ओडिशा का क्या समस्या है, क्यों आम आदमी पार्टी ओडिशा को फोकस कर रहा है, इसके बारे में पार्टी का जो टॉप कमांडर है उनको दायित्व सौंपी। दिल्ली कैंट असेंबली कंस्टिट्यूंसी का 2 बार लगातार का विधायक और ओडिशा के प्रभारी श्री बीरेंद्र सिंह कडियान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज ओडिशा के दौरे पर है। जगन्नाथ के मिट्टी में हम उनका स्वागत करते हैं। आज चलिए उनसे पूछेंगे आम आदमी पार्टी का क्या स्ट्रेटेजी है ओडिशा को लेकर। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। दिल्ली का दिल से आते हैं और आपका नस नस में देश सेवा की भावना भी है। इंडियन एयरफोर्स में थे, इंडियन एयरफोर्स के बाद आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। ये जो देश सेवा करने का जो संकल्प आपके मन में आया, वो कब से था? मेरे पिताजी जो है सेना में थे, मेरे दादाजी भी भारतीय सेना में थे, मेरे भाई भी सेना में थे। तो हमारा जो क्षेत्र है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और झज्जर जिला है जो पहले रोहतक जिला हुआ करता था। मेरी पढ़ाई आर्मी स्कूल में हुई और मैं अपने पिताजी के साथ ही रहता था। बंगाल में उनके साथ था, तो वहाँ बागडोगरा में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं एयरफोर्स में भर्ती हो गया 12वीं क्लास के बाद। एयरफोर्स के बाद फिर मैं दिल्ली कैंट में ही अपना घर मैंने बनाया और आर्मड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, जो कि सैनिकों के लिए कोर्ट बना, स्पेशल कोर्ट है आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, सर्विंग नॉन सर्विंग के लिए। तो उसमें मैं वकालत भी करता हूँ और क्योंकि सब कुछ ही सेना का है। हाँ। दादाजी, पिताजी, भाई, मैं, पढ़ाई और वकालत,
रहना, सारा शिक्षा से लेके हवा पानी तक फौज का है। और दिल्ली कैंट से ही मैं 2 बार विधायक बना। तो मेरा सौभाग्य है और मुझे फ़क्र भी है कि भगवान ने मुझे ऐसी जगह शिक्षा लेने का मौका भी दिया और सेवा करने का अवसर भी दिया और अब रहने का अवसर भी वहीं दिया, जिससे देश में मान सम्मान तो बढ़ता ही है और लोगों की सेवा भाव वो भी उत्पन्न होता है और उसको हम करते हैं। आप पहले इनडायरेक्टली देश का सेवा करते थे, अब डायरेक्टली सेवा में भर्ती हो गए, क्योंकि आप जब सेवा से निवृत्त हुए तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी, एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी होते थे, और अब भी है, जो नेशनल नेशनल पार्टी भी उसी टाइम था। लेकिन आप एक नया पार्टी को चूज किया, जो आम आदमी पार्टी। साधारण जनता की जो आवाज है उनको उठाने के लिए जो नया पैदा हुआ था, आप उनका हाथ थाम ली। इसके पीछे क्या कारण है? आप आम आदमी पार्टी को क्यों चूज किया, दूसरा पार्टी क्यों नहीं? जब 2012 की बात है, 11 के अंत और 12 की शुरुआत, जब अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चल रहा था, तो वो एक करप्शन के विरुद्ध मूवमेंट था हाँ, और लाखों की संख्या में लोग वहां जंतर मंतर पे जाते थे, रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान। तो मैं भी जाया करता रेगुलर, हम लोग डेली जाते थे। तो हमें लगा कि देश को बदलाव की जरूरत है और ये जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े जो कांड हो रहे हैं और लोग किसी की सुन नहीं रहे हैं, लोग परेशान हैं, टैक्स पेयर का पैसा लोग लूट लेके जाते हैं। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई उसी आंदोलन से निकलकर। हाँ, तो मुझे लगा कि ये पार्टी सबसे उपयुक्त है और मेरी कोई ऐसा इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति में जाऊं। मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, मेरी वकालत शुरू एडवोकेसी हुई का। थी। हाँ, हाँ, तो एक मेरा क्लाइंट था सुरेंद्र, वो 26/11 हमले में हाँ, ताज हाँ। में वो था। तो वो मेरे पास आया, उसको पेंशन वगैरह नहीं दे रहे थे क्योंकि वो बीजेपी वालों के पास भी, कांग्रेस वालों के पास भी, सबके पास जाके आया था। तो हमने सोचा कोर्ट में केस कर देते हैं, परंतु उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए दिन कोई नया भ्रष्टाचार उसको उजागर करते थे, कभी किसी का कभी किसी का। तो एक सैनिक को के साथ जो ये चक्कर कटा रहे थे, तो फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 22 नवंबर 2012 को, मुझे याद है। काफी मीडिया चैनल ने मुझे कवर किया। उसके बाद जब पार्टी बनी तो मेरे को एक ऑफर आया कि भैया आपको, जब ये आम आदमी पार्टी बनी है तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आपको दिल्ली कैंट क्षेत्र की जिम्मेवारी लेनी है और यहाँ पे संगठन का निर्माण करना है। तो दिल्ली कैंट के अलावा मैंने पालम, आर के पुरम, इन तीनों जगह 3 विधानसभा में काम किया और संगठन का निर्माण कराया। जब कोई चीज आप नई शुरुआत करते हो, कोई भी चीज, या आप स्कूल बनाते हो, कॉलेज बनाते हो, या कोई भी आप नया काम शुरू करते हो, तो उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है और आपको ये लगता है क्योंकि ये हमने बनाई है, ये पार्टी हमने बनाई है, तो हमारा जुड़ाव ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा करते हैं और लोगों को जिस विचारधारा के लिए पार्टी बनी है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए मैंने और पार्टियों को न चुन के इस पार्टी को चुना। जो आपका मॉडल है, आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, एक तो स्वास्थ्य का मॉडल, एक तो है शिक्षा का मॉडल। साधारण जनता को कैसे अच्छा शिक्षा मिले, साधारण जनता को कैसे अच्छा स्वास्थ्य सेवा मिले। आपका ये जो झुकाव था, साधारण जनता के लिए लड़ना, साधारण जनता के लिए करना, ये जो मॉडल आप लोग का बन गया, ये भी सारा देश में चर्चा में है। अदर पॉलिटिकल पार्टी भी उसी मुद्दे को लेकर अब इलेक्शन को आ रहे हैं। तो जहां भी हमारे यहाँ पे भी रीजनल पार्टी जो उड़ीसा के थे, और चारों ओर भी जो अब भारतीय जनता पार्टी भी, आयुष्मान भारत योजना, सब उसी का देखते हुए वो लोग अपना अपना पार्टी को उधर ही खींच लिया, क्योंकि ये वोट बैंक है, ऐसा उनको लगा। एक्चुअली ये मॉडल बनाने के पीछे आपका क्या इरादा था? ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? सबसे पहले तो देखिए कि जो ये आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद ये निर्णय लिया गया कि कोई एक राजनीति, क्योंकि देखो कांग्रेस वालों ने उस टाइम पे कहा था, कपिल सिब्बल जी ने, कि आप अगर हिम्मत है तो पार्टी बना के दिखाइए, चुनाव लड़के दिखाइए और तब ये सब करिए, रोडों पर हाँ, सड़कों पर धरने प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। तो उस समय जब ये पार्टी बनाने का निर्णय लिया, जब ये पार्टी बनाने का निर्णय लिया, तो मैं भी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, उस 300 लोगों में से हूँ, जो हमने शुरुआत में 22 नवंबर 2000, फर्क। हाँ 24 नवंबर को हमारी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में।
फिर 26 को जंतर मंतर पे हुआ। तो जब ये निर्णय लिया तो सोचा गया कि एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जिससे लोगों को जेन्युइनली मदद कर सके, तो इसलिए इसका नाम भी आम आदमी पार्टी रखा, क्योंकि आम आदमी की पार्टी। हाँ और फिर चुनाव निशान की बारी आई कि चुनाव निशान क्या लिया जाए। तो मुझे याद है जब ये चर्चाएं चल रही थी तो उसमें ये आया कि जो गंदगी है उनको साफ उसको करना साफ करना है, और साफ करने के लिए सबसे पवित्र चीज जो है वो झाड़ू झाड़ू है। है। तो झाड़ू का निशान चुना। और सबसे ज्यादा जो बड़े शहरों में जो लोग सफर करते हैं वो लोग करते हैं गरीब लोग, हाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, हमारे SC ST समुदाय के लोग और प्रवासी लोग। वो लोग, उन लोगों को जब शहर में जाते हैं तो एक तो रोजगार की दिक्कत है, फिर बच्चों की शिक्षा की दिक्कत है कि कहाँ उनको पढ़ाएं, क्योंकि सरकारी स्कूल उनकी कंडीशन बहुत खराब थी पहले। हाँ मतलब उनमें कोई पढ़ाने के लिए, मजबूरी की तो अलग बात थी, अदरवाइज कोई पढ़ाना चाहता नहीं था। फिर वो उनको, हर इंसान को इलाज की जरूरत पड़ती है, और इलाज महानगरों में इतना महंगा है कि प्राइवेट में जाओगे तो आपके कई लाखों रुपए का बिल हाँ आता है। जो 10-15 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, छोटे मोटे काम करता है, रेडी लगाता है, या आपके घरों में मेड का काम करता है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती। तो स्वास्थ्य को भी सुधारना जरूरी था। फिर हर घर में बिजली की खपत होती है, हाँ भारी भारी भरकम बिल आते हैं, तो हाँ कहाँ से देगा? बिजली के बिल में ही चला जाएगा सारी इनकम। तो बिजली मुफ्त करने की योजना बनाई। अरविंद केजरीवाल जी ने एक चीज और ये सोची कि क्यों न, जैसे इलाज के लिए भी हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, तो जगह जगह पे ही हम छोटे छोटे कम लागत वाले मोहल्ला क्लिनिक बना दें, हाँ मोहल्ला जो पोटा के उन्होंने बनाए, जिसमें कंस्ट्रक्शन की भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, और क्योंकि टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे तो जो NOC वगैरह मिल जाती थी आसानी से। तो मोहल्ला क्लिनिक का बनाए, जिससे जो गांव देहात या झुग्गी बस्ती या कोई बड़ा क्लस्टर है हाँ तो वहीं से दवाई ले ले। आजकल पता है आपको, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, BP, शुगर, सब बीमारियां, तो दूर जाने की बजाय लोग वहां से दवाई लेने, सारे टेस्ट होने लगे वहां पे। फिर ये सोचा गया कि जो हमारी बहन बेटियां हैं जो गरीब परिवार से हैं, तो उनको स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो किराया देना पड़ता है। तो कई बार माँ बाप सोचते हैं यार क्यों खर्चा पढ़ाई इस पे, हमारे पास तो है नहीं इतने पैसे कि सरकारी स्कूल में तो पढ़ लेगी, लेकिन आने जाने का किराया कहाँ से देंगे? तो वो मुफ्त किया। फिर जो महिलाएं नौकरी करती थी गरीब परिवार से या मध्यम परिवार से, जो जिनको दूर जाना पड़ता था, 50-100 रुपए एक साइड का किराया लगे, 50-100, तो अगर आपको 15-20 हजार किराया मतलब तनख्वाह मिलती है, जब 4-5 हजार किराया निकल जाए तो बहुत भारी उस पर बोझ पड़ता था। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। और एक बहुत ही अच्छी योजना थी कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, देखो जान सबसे कीमती है। आपने देखा होगा कोई गाड़ी वाला मार के चला गया, कोई स्कूटर हाँ पे एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट ऐसे हो गया, तो वो व्यक्ति पड़ा रहता था, तो कोई उसको कोई उठा के उसको अस्पताल नहीं पहुंचा। नहीं सोचते थे अगर लेके जाएगा तो एक तो तुम चक्कर काटोगे पुलिस के, हाँ दूसरा क्या है कि इसका बिल कौन देगा? हाँ पैसे कहाँ से आएंगे? अस्पताल वाले मना कर देते। तो ऐसी स्थिति में एक योजना लेके आए। उस योजना के तहत जो अ, उसको घायल व्यक्ति को या जो एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को लेके जाएगा तो उसको भी फ्री सम्मानित इलाज करने का। तो ऐसी योजनाएं जो एक आम आदमी रोजाना सफर फेस करता है अपने जीवन में, उनको लाभ देने के लिए ये सारी योजनाएं आई। और अब आपने देखा कि सबसे पहले टोपी हमने लगाई आम आदमी हाँ पार्टी ने। पहले कोई टोपी लगाते नहीं था। अब सब लग रहा है। उसके बाद कांग्रेस ने भी शुरू कर दी, बीजेपी ने भी शुरू कर दी, सबने अपने समाजवादी अपने पार्टी भी शुरू कर समाजवादी ने दिया, भी शुरू कर दी। जो भी चुनाव में जाता है अपनी टोपी पहन लेता है। तो आम आदमी पार्टी ने सबको टोपी टोपी पहना दिया। पहना दिया। दूसरी दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने वो काम करे जैसे आम आदमी को राहत दें। अब औरों के पास काम है नहीं, बिजली मुफ्त होगी, हाँ शिक्षा मुफ्त होगी, स्वास्थ्य मुफ्त हो गया, किराया मुफ्त हो गया, पानी मुफ्त हो गया। अब सारी चीजें तो, जो एक आम आदमी 15-20 हजार कमाने वाला आदमी को 8-7 हजार रुपए का मंथली लाभ, हर महीने का जो उसको लाभ मिलने लगा। तो अब दूसरी पार्टी ने सोचा कि भाई बचा क्या? अब बचा क्या? अब तो बचा, हम उनको ही कॉपी कर लेंगे। अब बचा इनका नाम बदलने का काम है। हाँ नाम तो बदल। इन्होंने अपना आयुष्मान मंदिर कर दिया उसका, मोहल्ला क्लिनिक का नाम। बसों में जो फ्री यात्रा होती है उसको पिंक टिकट देनी शुरू कर दी। तो नाम बदल दिए, बाकी
योजनाएं वही हैं, क्योंकि अगर उनको बदलते हैं, मंशा तो है इनकी सबकी बंद करने की या बदलने की, लेकिन अगर वो करते हैं तो लोग जो है नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए नाम बदल के पुरानी चीजों को, जिसने शुरू किया, जो पार्टी ने शुरू किया, तो उसको ही सोचते हैं कि लोग भूल जाएंगे और हमारे नाम पे ही लोग आ जाएंगे, तो ऐसा मुश्किल है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी आम आदमी को राहत देने वाली पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी, आप लोग 300 लोग जो मिलके आम आदमी पार्टी बनाए थे, सब खास आदमी थे, आम आदमी बन गए, क्योंकि आप ओनली इंटेलेक्चुअल लोगों का एक मिला था उधर। जैसे कि फाउंडर अरविंद केजरीवाल वाईआरएस से निकले थे, आप एयरफोर्स से निकले थे, और बहुत सारे सिसोदिया जी, वो भी अ, अच्छे खासा पत्रकार थे। पत्रकार थे, वहां से निकल के आए थे। और आप लोग आम आदमी तब बने, खास आदमी से आम आदमी बने, आम आदमी का सेवा करने के लिए। नहीं, आप इसको खास आदमी नहीं कह सकते, इसको आप ये कह सकते हो कि जो पढ़े लिखे संघर्षशील लोग थे हाँ और जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे हाँ और सही मायने में सेवा करना चाहते थे राजनीति के हाँ, माध्यम से, माध्यम से। क्योंकि सड़कों पे उतरकर आंदोलन करके इन्होंने देख लिया और उसमें कुछ नतीजा निकला नहीं। तो इसलिए ये जो तबका था, जो युवा थे, बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे अच्छे पैकेज पे काम करते थे, अपने काम धंधे बंद किए और पार्टी में जुड़ गए, खूब मेहनत की। और आपने पहली बार देखा होगा कि जब ये 2013 दिसंबर में चुनाव हुआ था, हाँ, तो उसमें 28 सीटें आई थी। तो आपने देखा कि जो टिकटें भी दी थी वो नॉर्मल आदमियों को ही दी नॉर्मल थी, आदमी। क्योंकि जो नेताओं ने तो टिकट उनको पॉलिटिकल फैमिली से वो बिलोंग नहीं करते नहीं थे, करते थे। पूरा नया थे, हाँ, युवा थे। आज भी युवा आप थे। देखो, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो आपको ज्यादातर, दो चारों को छोड़ दो ना, ज्यादातर 40 के आसपास के हैं, और जो तीन तीन चार चार बार विधायक बन चुके हैं। मैक्सिमम 55 से ऊपर कोई नहीं है। हाँ, ओनली यंग लोगों हाँ, का तो एक जो मतलब। संघर्षशील लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों की एक पार्टी है। हाँ, मैंने इसीलिए खास आदमी बोला, क्योंकि जब कोई लड़का इतना सारा संघर्ष के बाद जब एक अच्छा नौकरी कर लेता है, वो पूरा पुरानी बात को भूल जाता है, वो पुरानी जिंदगी, संघर्ष का जिंदगी को भूल जाता है। जो संघर्ष करते हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है। हम लोग उड़ीसा में भी देखते हैं, हर दिन करप्शन का एक मेला मिल रहा है हम लोग को। तो जो चीज आप लोग ने छोड़ दिया, आप जो संघर्ष को दिखा था, वही संघर्ष के साथ जो लोग अब भी है, उनको उठाने का काम किया। देखिए, जब ये पार्टी बनी थी और पहला चुनाव था 2013 में दिसंबर में, उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें 70 में से 62 सीट आई, हाँ 67 सीट आई, हाँ 67 15 में। हाँ, तो ये एक रिकॉर्ड बन गया। फिर 5 साल बाद जब 62, हमारे जो 2020 मुखिया में। अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये कह के वोट मांगा था, अगर मैंने काम किया तो वोट देना, वरना नहीं वोट तो। मत देना। हाँ ऐसा तो किसी ने आज तक मांगा नहीं। हाँ फिर भी 62 सीट दी 70 में से। हाँ, तो लोगों ने मोहर लगा दी कि हाँ, ये लोग काम करने वाले लोग हैं। फिर इन्होंने एक फर्जी दारू का घोटाला दिखाया और पूरा प्रशासन, पुलिस, धन बल, पूरी ताकत लगा के पार्टी को हराने का काम किया, बदनाम करने का काम किया। लेकिन सिर्फ 1.5% वोटों का ही अंतर है। अगर आप अंतर देखोगे हाँ, परसेंटेज। तो मात्र 1.5% वोटों का फर्क है। हाँ, लेकिन तो सीट घट गया हाँ, सीट घट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी तो है, है। ठीक, कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन लोग चाहते थे। अदरवाइज तो ऐसे सिचुएशन में तो लोगों की लहर हो जाती है कि भाई इनको भगाओ, हराओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ फिर माननीय न्यायालय ने उनको बरी भी कर दिया कि ये तो दोष मुक्त साबित कर दिया कि ये लोग तो फालतू में फंसाए गए थे, राजनीतिक वो था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, शराब घोटाला करके ऐसा कुछ। तो कल ही मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जो दिल्ली। दिल्ली की हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो सेटिंग करके बाहर आ गए। ऐसा क्या होता है न्यायालय में? अब बताएं। तो आप देखिए, यही तो जो फर्क है पढ़े निकलता है वो लिखे का। सेटिंग करके निकलता है, इसका तो मतलब। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब इनको फंसाया गया था तो भी सेटिंग करके फंसाया गया था, हाँ, मतलब सजा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक गैर जिम्मेदारा चीजें बोलना उच्च पद पर, संवैधानिक पद पर बैठ के, तो ये यही अंतर है पढ़े लिखी पार्टी का। और आप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोग जब इकट्ठा हुए थे भ्रष्टाचार को अंत करने के लिए, आपको भ्रष्टाचारी बनाया गया, और भ्रष्टाचारी का एक ठप्पा आपके ऊपर लग गया, तो
उनको धोते धोते आपको समय लग जाएगा, वो लोग अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा को एस्टेब्लिश करेंगे, ऐसा कुछ इरादा था क्या, आप सोचते हैं? देखिए, इनको पता था कि ये करप्शन में तो है नहीं और ये लोगों के काम भी कर रहे हैं, तो लोग खुश भी हैं। अब इनको हराया कैसे जाए? तो इनकी मेन जो टैग लाइन या जो मेन जो इनका वो है, वो ये है कि ये ईमानदार लोग हैं, तो इनको बेईमान साबित कर दो, बेईमान साबित कर दो। तब हार सकते हैं ये। अब जैसे बताया था ना कि भाई उसको मारने के लिए रावण को मारने के लिए उनकी नाभि में तीर हाँ, मारोगे तभी मरेगा वो। मरेगा। तो और तो कहीं मारते रहो फिर फूटेगा, तो मतलब वो हाल था। तो इन्होंने वो काम किया कि जो इनका मेन ईमानदारी वाला जो स्टैंड है, जो लोग मानते हैं ये लोग ईमानदार लोग हैं, तो इसको बेईमान साबित करो। और बेईमान साबित करने के लिए इन्होंने फर्जी शराब घोटाला बनाया, जो कि अब न्यायालय ने खारिज उसको कर निरस्त कर दिया। तो वो भी उससे भी निकला है। तो ये चीजें हैं इनको जो तंग करती हैं कि भाई ये लोग काम भी करते हैं, ईमानदार भी हैं और लोग भी, इसलिए लोग पसंद करते हैं। एक्सेप्टेंस भी है। तो आपका जो नारा था एक जमुना की सफाई, जो जमुना की सफाई के लिए आप लोग भी उसी टाइम बहुत सारे प्लान किए। अब वो नारा बीजेपी वालों का भी बन गया है कि जमुना की सफाई करना। एक्चुअली क्या जमुना की सफाई हो पाएगा प्रैक्टिकली? अभी इसी कुछ दिन पहले ही वहाँ के लोकल अखबारों में भी आया है कि यमुना जैसे पहले से भी ज्यादा दूषित है। अभी पहले से भी ज्यादा दूषित है। और दिल्ली आज सबसे प्रदूषित राजधानी है हाँ, वर्ल्ड की। वर्ल्ड की। एक साल ये से तो ज्यादा हो हमेशा गया। हम लोग भी न्यूज में देखते। एक साल से ज्यादा हो गया, 13 महीने हाँ, हो गए। जो कूड़े के पहाड़ बताया करते थे, वो कूड़े के पहाड़ वहां से उठा के और बुराड़ी किराड़ी के जो गांव है खाली जगह पड़ी उसमें बिछा रहे हैं। वो तो खत्म करने का तरीका नहीं। उससे तो आपकी जमीन खराब हो जाएगी, हाँ, उससे कैंसरस पानी आएगा, तो वो तो और ज्यादा डेंजरस है। हाँ, आपकी जमीन में आप मिला दोगे ऐसी चीजें, केमिकल्स, केमिकल्स। तो इट इज मोर डेंजरस। फर्टाइल भी नष्ट हो जाएगा। फर्टाइल नष्ट हो जाएगा, नीचे से जो पानी आएगा वो आएगा, बीमारियां आएंगी लोग, हाँ, क्योंकि आजकल पता ही है आपको, बोरवेल का पानी भी पीते हैं, नहाते भी हैं उससे, कपड़े धोते हैं। तो ये सारे के सारे फर्जीवाड़े और झूठ जो फैला रहे हैं, ये लोग समझने लगे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आज भी चुनाव हो जाए हाँ, तो फिर से बदलाव आ जाएगा। पक्का। आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप उधर साफ सफाई को लेकर बहुत चिंतित है और डेवलपमेंट की राह भी लोगों को दिखाते हैं। अब जब आपका सीट 62 से 22 हो गया, फिर भी लोगों ने आपको आपके ऊपर आस्था जताई और आपको फिर विधायक बना के असेंबली को छोड़े। एक्चुअली आपका क्या स्ट्रैटेजी था? आप लोगों के साथ कितना जुड़े होते हैं, कितना टाइम लोगों के साथ रहते हैं, कितना मेहनत करते हैं? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि मैं एक फौजी आदमी हूँ और मैं सारा दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक अपने क्षेत्र में सही। घूमता भी रहता हूँ, लोगों से मिलता भी रहता हूँ, और ऑफिस मेरा 24 घंटे खुला रहता है। चाहे रात को भी कोई आ जाता है तो आवाज लगाए, मैं घर से बाहर आ जाता हूँ। दूसरा, अगर लोगों को प्यार दोगे, उनकी इज्जत करोगे, मान सम्मान करोगे, तो लोग फिर ये महसूस करने लगते हैं कि हमारे बीच का ही आदमी है, इसमें कोई ऐसा नेता बड़ा या ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि भाई ये मतलब रीचेबल है। हाँ, मतलब कभी भी इसके पास पहुंच जाओ, मिल जाएगा, फोन उठा लेगा और अपना काम कर देगा। इस मतलब लोगों को, नहीं तो नेताओं से वो लगता है, थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं ना कि भाई पता नहीं उसके पीए से मिलो, उससे मिलो, तो मेरा तो पीए भी नहीं है कोई, तो अपनापन लगता है उनको। तो मुझे लगता है कि यही कारण हो सकता है कि लोगों ने मुझे, और काम भी हमने बहुत किए हैं पूरे क्षेत्र में, तो यही कारण हो सकता है कि लोगों ने वो। आप जो कैंटनमेंट एरिया को पूरा वर्ल्ड का बेस्ट डेवलपमेंट, वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट करने का जो इरादा लिया था, और उनमें कितना सच्चाई है? एक्चुअली वो काम चल रहा है? दिल्ली कैंट असेंबली क्षेत्र में 2 म्युनिसिपैलिटी आती हैं, एनडीएमसी न्यू दिल्ली नगर पालिका हाँ, परिषद और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। तो पूरे जब भारत का सर्वेक्षण होता है स्वच्छता का या बेस्ट म्युनिसिपैलिटी का, हाँ, तो दिल्ली कैंट कभी एनडीएमसी, वो दूसरे तीसरे नंबर पे है, कभी कोई तो पहले पहले नंबर पे आती है। तो उनमें उनकी वो रहती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्षेत्र दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र काफी साफ सुथरा है और वहाँ समस्याएं कम है वो दिल्ली के जो मुकाबले। वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का जो वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का भी G20 में देखा, G20 में भी काफी काम हुआ उसी क्षेत्र में हुआ।
तो डेवलप है, और बाकी तो सुधारों की हमेशा कभी पूरी होती नहीं है, सुधार तो हमेशा होने चाहिए। बाकी अगर हम दिल्ली की 17 विधानसभा में कंपेयर करें तो हमारा जो क्षेत्र है वो काफी अच्छा क्षेत्र है। और एक चीज दिखा है हम लोग, एक ट्रेंड दिखा है पूरा आपका 2015 से लेकर 2025 तक, जब भी जनरल इलेक्शन हुआ, दिल्ली की जनता आपको नहीं चुना, बीजेपी को चुना। क्या गलती होता है आम आदमी पार्टी से, या बीजेपी का क्या कुछ नया स्ट्रेटेजी है कि वो लोग जीत जाते हैं, आप लोग को जितना मुश्किल हो जाता है, इतना अच्छा पकड़ होने के बावजूद भी? इसका कारण ये है कि जहां तक मैं समझता हूँ कि लोग जो है लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हैं, हाँ, और उनको ये पता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में और कुछ सीटें गुजरात, तो अगर सारी सीटें मिला लो तो 30-35 सीटें बनती हैं, हाँ, तो सरकार तो बनेगी नहीं। हाँ, और इसलिए लोग सोचते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी की तरफ झुकाव रहता है, वरना वोट शेयर अगर देखो तो हमारा काफी अच्छा वोट शेयर भी रहता है। और मैं एक बात और कहूंगा आपको कि दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र से तो चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हम ही जीतते हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा जीतता है, वोट शेयर अच्छा रहता है। अब उड़ीसा में आएंगे, आपको उड़ीसा के प्रभारी के रूप में चुना गया, क्योंकि इससे तो पता चलता है कि आप जैसे ईमानदार छवि और आप जैसे ईमानदार नेता, तो उड़ीसा के ऊपर फोकस करेंगे तो उड़ीसा में कुछ बदलाव आएगा, उड़ीसा में कुछ चेंजेस आएगा। ये आम आदमी पार्टी उड़ीसा को लेकर क्या ब्लूप्रिंट बनाया है आप? आम आदमी पार्टी उड़ीसा में काफी सक्रिय है, और हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं निशिकांत जी और पूरी टीम सारे क्षेत्र में मेहनत करती है, लोगों को जोड़ते हैं। इससे पहले जब बीजेडी की सरकार थी तब उनको लगता था कि नवीन पटनायक जी एक अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी है, लोग ये सोचते थे, और पांडियन या और अन्य जो उसके सहयोगी हैं उनसे लोगों का गुस्सा था, हाँ, जिस करके, और बीजेपी की इतनी संभावना नहीं थी क्योंकि बीजेपी भी इनके साथ में ही थी, कांग्रेस में दम नहीं था। 2022 पंजाब चुनाव के बाद से ही मुझे उड़ीसा का प्रभारी का दायित्व दिया गया। मैंने सारे जिलों में जाके संगठन चेक देखा, निर्माण कराया, मीटिंग की, लोगों को सक्रिय किया। पिछली बार जब हमारे पंचायत चुनाव थे, जो जिला इसके अपने लोकल बॉडी चुनाव थे, तो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद पंजाब में थोड़ी सी और हमारे बढ़ा, और अब हमें लगता है कि जो फरवरी में होने हैं जो लोकल बॉडीज के हाँ, चुनाव, और सुनने में यह है कि हो सकता है नवंबर दिसंबर में भी करा दें, उसकी तैयारी चल रही है। अब की बार हम लोकल बॉडी चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेंगे, अच्छी तरह से संगठन का निर्माण करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। और जैसे इन्होंने बीजेडी को देख लिया, बीजेडी अब नवीन पटनायक जी अभी उस 26 साल का पूरा। कंडीशन में नहीं है कि वो इसको दोबारा से रिवाइव कर दें। नीचे लेवल पे इनमें वैसे भगदड़ मची हुई, आपने देखा होगा अभी जो राजेश राज्यसभा के जो चुनाव थे उसमें 6 लोग क्रॉस वोटिंग कर क्रॉस गए, वोटिंग। कांग्रेस के भी 3-4 कर गए, उनमें भी फूट है। अब लोग देखते हैं नया विकल्प, हाँ, नए विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी, जो कि प्रूवन काम करने वाले ईमानदार लोगों की पार्टी, उसकी तरफ देखते हैं। तो इसलिए लोकल बॉडी चुनाव में हमारी जीत अच्छी सीटों पे हो, और संगठन निर्माण का एक ये अच्छा मौका है, अवसर है, ताकि अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हम अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे संगठन के साथ मैदान में उतरें और विकल्प के तौर पर हम उभरें। ये हमारा सोच है। आपने बोला कि नवीन पटनायक जी अच्छे और ईमानदार आदमी थे, और नवीन पटनायक के टेन्योर जो 24 इयर्स का था, उस टाइम उड़ीसा का बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट भी वो किए हैं। आपकी सोच भी ये होता है। फिर अब भारतीय जनता पार्टी को इस बार मैंडेट मिला, 2 साल वो खत्म किए हैं, 2 साल कंप्लीट किए हैं। आप लोग का फोकस नवीन पटनायक जाने के बाद उड़ीसा के ऊपर ज्यादा बढ़ गया है, पहले से इतना नहीं था। आपका क्या डायरेक्ट राइवलरी बीजेपी के साथ है? देखिए, बीजेपी को लोग देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यशैली देख रहे हैं, और बीजेडी वैसे ही डिक्रीजिंग स्टेज पे है। कांग्रेस पहले ही खत्म हो चुकी है। अब आपने जो मैंने बताया कि राज्यसभा चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई है, हाँ, यहाँ नहीं हुई है, हरियाणा में भी क्रॉस वोटिंग हुई है, हाँ, बहुत जगह हर क्रॉस वोटिंग जगह। हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, और अनुशासन
नहीं है, वो ये दर्शाता है कि वो अपना स्वार्थ ज्यादा देखते हैं और लोगों के हित के बारे में कम सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जनता उनको जरूर अवसर देगी। आप देखो 300 यूनिट फ्री बिजली का इन्होंने वायदा किया था, आज तक तो दी नहीं। जबकि उड़ीसा बिजली सरप्लस स्टेट है, ये अन्य राज्यों को भी अपनी बिजली का सप्लाई करता है, सप्लाई करता है, संसाधनों की कमी नहीं है, कमी नहीं है इधर। कोई टूरिज्म के नए अवसर खोले नहीं इन्होंने, जबकि इतना लंबी समुद्र तट है, अच्छे टूरिज्म का बहुत अच्छे अवसर, धार्मिक स्थान है, हाँ, लोग आते हैं, शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, क्राइम कम था, अब क्राइम बढ़ गया है। तो ये चीजें बढ़ रही है ना। अब जब क्राइम बढ़ रहा है, आपकी शराब की दुकानें बढ़ गई, आपका कोई टूरिज्म की तरफ ध्यान नहीं है, पैसा कमाने पर ध्यान है, तो 2 साल में ही इन्होंने दिखा दिया कि हम लोग मतलब बिल्कुल लूट मचा रखी इन्होंने। तो लोगों के हितों की, लोगों का जो मिनरल्स है, लोगों का जो प्राकृतिक संसाधन है, उनमें उनकी हिस्सेदारी हो, लोगों को, उड़ीसा के लोगों को पलायन न करना पड़े दूसरी जगह, इसके लिए हम अपना ब्लूप्रिंट और अपना रोड मैप तैयार करेंगे और उनके समक्ष रखेंगे। हमने कर रखा है, हमने करके दिखाया है, दिल्ली में, पंजाब में, हर जगह। तो लोग लाइक करेंगे, क्यों नहीं। तो अच्छा अवसर है हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। आप अब धीरे धीरे एक के बाद एक राज्यों के ऊपर फोकस करते हैं। आपका फोकस पहले दिल्ली में था, बाद में आपका फोकस पंजाब में गया, गोवा में पड़ा, फिर गुजरात में पड़ा, केरला में थोड़ा बहुत है, और जम्मू कश्मीर में भी आप लोग को अपना विधायक एक है। सीट जीता है और विधायक भी बना है। अब धीरे धीरे करके पूरा भारत को आपका पकड़ में लेना चाहते हैं। ये जो धीरे धीरे जाने का आपका मन, कब तक आपका फोकस है कि कब तक हम लोग पूरा भारत वर्ष में हमारे पार्टी को एस्टेब्लिश करेंगे और भारत का प्रतिनिधित्व भी हम लोग करेंगे, ऐसा कोई सोच रखा है आप लोग ने? आम आदमी पार्टी ये पैसे वालों की पार्टी तो है नहीं, आम परिवार के लोग इसमें जुड़ते हैं। आम लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं, उन लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों का जुड़ाव इससे है। जैसे अभी आपने उड़ीसा में देखा, सिर्फ बिजनेस प्लस हाँ, के लिए लोग जुड़ते हैं या अपने काम धंधे के लिए कर रहे हैं, वो से तो है नहीं। तो इसमें समय लगता है। अब एक पार्टी जो मात्र 12-13 साल की है और राष्ट्रीय पार्टी बन गई 10 साल के अंदर ही बन हाँ, गई, हाँ, जिसके 10 राज्यसभा सांसद हैं, जो कि तीसरे चौथे नंबर पे है राज्यसभा की संख्या हाँ, में। जो पुरानी इतनी पार्टियां हैं, वो इतना जल्दी नहीं उभर नहीं पाई हो जितना पाए। हम वो कर रहे हैं। 14% के आसपास वोटर गुजरात में आए थे, 2 एमएलए गोवा में बने, 1 एमएलए जे.एंड.के में बना। तो अब निश्चित तौर पे उड़ीसा में हमारा जो है फोकस है, और हर राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको दायित्व दिया गया है संगठन निर्माण का भी, और लोकल बॉडी से लेके, विधायक से लेके सांसद के सारे चुनाव लड़ने का। हम लोगों को एक और वो है कि हम लोग ज्यादा पैसे और धनबल का इस्तेमाल ना करके लोगों के बीच जाके लोगों को अपनी पार्टी के सिद्धांतों के बारे में बता के, हमने क्या किया है वो समझा के, और क्यों हमें वोट दे वो बता के हम वोट मांगते हैं। जो लोग इससे प्रभावित होते हैं और लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। उड़ीसा में हम लोग अब राज्यसभा इलेक्शन में आप भी देखा है कि जो ट्रेडिंग होता है, एमएलए का ट्रेडिंग, आपका बहुत सारे एमएलए भी गुजरात में, आपका एक एमएलए को भी बीजेपी वाले ले गए। तो हर जगह कहीं ना कहीं आपके जो नेता होते हैं वो उधर चले जाते हैं। आपका फाउंडर मेंबर से में भी कुछ लोग जो आपके साथ पहले से थे, आम आदमी का शोर बने थे, वो अब दूसरा पार्टी का शोर बन गए, उनके साथ चले गए। आप क्या चाहते हैं? वो दूसरे पार्टी से लेकर आपका संगठन बढ़ाएंगे, या एक नया फौज तैयार करेंगे जो भारत के भाग्य को और भारत के भविष्य को अच्छा बनाएगा? देखिए, हर पार्टी में हर आदमी खराब नहीं होता, हाँ, बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं, हाँ, और वो कुछ लोगों के दबाव में, कुछ लोगों के उसमें उनको उनकी विचारधारा के साथ चलना पड़ता है। अच्छे लोग अगर पार्टी से जुड़ते हैं और राजनीति में आते हैं और लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं, राज्य के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो वो आना चाहें तो उनका तो हम हमेशा ही स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो बिल्कुल ही बदनाम हैं और सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों का स्थान नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो फाउंडर मेंबर थे, बहुत सारे फाउंडर मेंबर दूसरा और चले गए। हम्म।
उसका जाने के पीछे क्या कारण था? एक्चुअली वो सहमत नहीं बन पाया आपके बीच में, या उनका कोई इरादा है कि और कुछ करने का जो कि आप लोग नहीं किया? कोई हर आदमी का अपना सोचने का तरीका होता है। कुछ लोग किसी दबाव के कारण, कुछ लोग महत्वाकांक्षा के कारण, कुछ लोग दुखी हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से। अनेकों कारण हो सकते हैं, कोई किस लिए जा रहा है, क्या कर रहा है, तो उसके बारे में तो हम ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग तो खुद ही बता पाएंगे कि हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है ज्यादा लोग गए नहीं है। अगर कुछ लोग गए हैं तो उनका कुछ अलग कारण हो सकता है। कुछ लोग अपना काम धंधा करने के लिए कि भी मुझे राजनीति में आके देख लिया, मैं अपना काम एस्टेब्लिशमेंट। धंधा कर लेता हूँ, वापस अपने काम में चले गए। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं। उसी में कोई घर वापसी किया है, जो चले जाते हैं फिर अपना भूल को बाद में? आते जाते रहते हैं लोग। ओडिशा में क्या पॉसिबिलिटीज है, और ओडिशा का क्या विकास करने का काम आम आदमी पार्टी करेगा, जो कि ओडिशा के लोग प्रभावित होंगे आम आदमी पार्टी को इधर से सत्ता देने का? जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ी समस्या उड़ीसा में क्या है, कि उड़ीसा के लोग पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं। मैं पिछले 4 साल में ये समझ पाया हूँ। मैं खूब घुमा हूँ, सब जगह जाके हाँ। देखा हूँ, और आपको इज्जत भी देते हैं इन लोगों को। और उड़ीसा में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। हाँ। इन लोगों को बाहर जाना पड़े दूसरे राज्यों में काम के लिए, हम्म। अगर वो काम यहीं पे उपलब्ध करा दिया जाए। यहाँ बहुत बड़ा समुद्र तट है, यहाँ खनिज पदार्थ हैं, यहाँ बड़ी बड़े स्टील के प्लांट हैं, अन्य फैक्ट्रियां हैं, कॉटन का काम अच्छा है, राइस का ठीक है। तो अगर यहीं पे इनके रोजगार के अवसर दे दिए जाए, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, पोर्ट्स हैं यहाँ पे, यहीं पे अगर नौकरी के, रोजगार के अवसर प्राप्त हो पाए, तो पलायन की ज्यादा क्षमता जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये है। दूसरा, बिजली फ्री, बिजली सरप्लस राज्य है, हाँ। तो हम इनको बिजली फ्री दे सकते हैं 300 यूनिट। पक्का। हम ये शराब की दुकानें बंद कर सकते हैं, हाँ। हम यहाँ क्राइम रोक सकते हैं, शिक्षा की तरफ ध्यान दे सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे अस्पताल बना सकते हैं। तो ऐसे जो काम हमने दिल्ली में, पंजाब में किए हैं, बाहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको आकर्षित करके यहाँ उद्योग लगाने का प्रावधान कर सकते हैं। हाँ। जबकि रॉ मटेरियल है यहाँ पे, तो वो किया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये काम बहुत हो सकते हैं यहाँ पे, बहुत क्षमताएं हैं, लोग काबिल हैं, स्किल्ड लोग भी हैं। तो ये सब हम, अगर हमारी सरकार आती तो हम इनके एक रोड मैप बना के ये लागू करेंगे। तो आपका जो 4 साल का सफर है उड़ीसा में, दूसरे पार्टी के लोग भी आपके साथ कनेक्ट हुए हैं आपके पार्टी को आने के लिए? उड़ीसा में आम आदमी पार्टी के ऊपर उनका भरोसा बढ़ा है? बड़ा है बहुत। बहुत उन लोगों से बात हुई थी। आ जाएंगे इस बार? हाँ, आ जाएंगे। पक्का। आपका टारगेट कब तक है उड़ीसा में सरकार बनाने का? अभी तो पहले हम लोकल बॉडी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद अगले चुनाव तक काफी लोग आपको जो जुड़ाव कर सकते हैं। आपको उड़ीसा चुनने के पीछे आम आदमी की पार्टी का कुछ खास वजह है, नहीं, ये तो या आपकी चॉइस था मैं उड़ीसा जो रहता था? हमारा सीनियर नेतृत्व है वो डिसाइड करता है किसको कहाँ भेजना है, किसको कहाँ भेजना है। तो मुझे यहाँ भेजा, तो मुझे तो मेरा सौभाग्य है। जगन्नाथ जी की भूमि में भगवान के दर्शन कर लेता हूँ आके हर बार, क्योंकि हर महीने मेरा चक्कर लगता था। हाँ। तो जब जब मैं आता हूँ तो जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करके मुझे, मेरे को एक प्रकार से खुद को भी शांति महसूस होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप भगवान जगन्नाथ के ऊपर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। आप जगन्नाथ भूमि को 2022 से अब तक आ रहे हैं, जी। क्या परिवर्तन हुआ है उधर? वहां पे वो आप इनका जो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाहर का, वो एक खुदाई उदाई करके जो काम कर रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक चीज को नष्ट कर रहे हैं। छेड़छाड़ करके उसको एक प्रकार से आर्टिफिशियल लुक दे रहे हैं। हाँ। और जो भावना है वो इसलिए है क्योंकि ये भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी का इतिहास बहुत पुराना है। हाँ। तो इतिहास के साथ और जो प्राचीन चीजें संस्कृति हैं है। उनके साथ छेड़छाड़ करके आप इसको टूरिज्म स्पॉट तो बना दोगे, हाँ। लेकिन भावनात्मक रूप से हाँ। जो लोग हैं उड़ीसा के, वो सब जो सब मठ जाते मंदिर हैं। था चारों ओर, हाँ, वो निश्चिह्न हो गया है, क्योंकि आप 2022 से अब तक आपका जितना भी दौरा हुआ है, आप तो भगवान जगन्नाथ को हमेशा
दर्शन किए हमेशा जाते हैं। गए होंगे। तो उधर जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हमके मन में भी खेद है। आपका क्या इरादा है? वो आपका पार्टी उड़ीसा में सत्ता में आ जाएगा, तो आप क्या उनको पुनर्निर्माण करेंगे या क्या करेंगे? मेरा जो है इसमें पर्सनल मत ये है कि जो ओरिजिनल जो चीज है, जो उस समय पे मंदिर बनाया गया था, और उन चीजों का संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि हर चीज को जो उस समय बनाया था, वो एक प्राकृतिक के हिसाब से बनाया था, और उसमें श्रद्धा भावना जो हमारी डेवलप हुई है, ऐतिहासिक, वो उनको साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उड़ीसा के लोगों के साथ आपका जब मिलन होता है, लोगों से मिलते हैं, और दिल्ली वालों के साथ मिले हैं, और डिफेंस जब के कारण आप भी बहुत सारे एरिया घूमे होंगे, आपको कैसे लगते हैं वो लोग सब? मैं एक हर बार कहता हूँ और बात कि भारत में आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो शांति प्रिय हैं, अच्छे लोग हैं। तो उड़ीसा उनमें सबसे अग्रणी है। मैं गुजरात में भी रहा हूँ। गुजरात के यहाँ पे धर्म का काफी वो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। प्राचीन मंदिर हैं, लोग आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं, एक दूसरे जाति धर्म के प्रति ज्यादा द्वेष नहीं है। गुजरात में भी काफी मंदिर हैं, मैं वहां भी रहा हूँ कई साल, वहां भी अच्छा वो है। फिर आपका राजस्थान है, हाँ। वो भी शांति प्रिय इलाका है। तो ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे मतलब आज भी जो लोग मेहनत करते हैं और अपना शांति से रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को देखोगे तो उड़ीसा में उनका ट्राइबलों के ऊपर ज्यादा फोकस है, क्योंकि जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से जाते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री जब चुना गया, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से ही आते हैं। आप लोग उधर से राजनीति की है जहां पर ट्राइबल नहीं है। अब उड़ीसा आए हैं, मतलब ट्राइबल के ऊपर भी फोकस होगा। तो आप जब सारे ट्राइबल एरिया घूमे, तो उनका क्या समस्या आप लोग ने देखा है जिनका सुधार होना चाहिए? ट्राइबल के प्रति हमारी पार्टी में हमेशा ही उनको मान सम्मान और उनके प्रति रुचि दिखाई है। अब जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर में महराज मलिक हैं एमएलए वहां पे, तो एक प्रकार से वहां काफी लोग ट्राइबल, वैसे वो नहीं है लेकिन ट्राइबल ही हैं ज्यादातर हाँ। लोग, हाँ। है ना, पहाड़ों पे वो हाँ। करना, हाँ, ये करना। उधर ही रहता है। और गुजरात में एक हमारे विधायक, उनको अरेस्ट भी कर लिया था, हाँ। वो भी ट्राइबल है, और काफी उनका अच्छा समर्थन लोग करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कराते हैं। दिल्ली में है नहीं, पंजाब में ऐसी समाज के लोग बहुत ज्यादा हैं, हाँ, पंजाब में 38% ट्राइबल्स भी ज्यादा नहीं है। ऐसी हैं हाँ। पंजाब में, तो वहां पे हमारे को ज्यादा वोट मिलती हैं। दिल्ली में आज भी 12 टोटल एमएलए हैं ऐसी समाज से, और तो उसमें 10 के आसपास हमारे पास हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो SC ST, ये लोग हम इन हमारी पार्टी हमारे का बीच इनमें काफी अच्छा आधा रुझान है। है, आधार है, रुझान है। और क्योंकि इनको इनके साथ और पार्टियों ने जो इनका हक है वो दिया नहीं। आम आदमी पार्टी में पूर्ण रूप से मान सम्मान और अग्रणी है। आप फौज में थे, अब राजनीति में है। इन दोनों में, ये दोनों देश की सेवा है, जनता की सेवा है। फिर भी आपको चूज करना पड़े, फौज या राजनीति, किसको चूज करेंगे? मेरे पिताजी फौज में थे। हाँ। मेरे पिताजी ने 1955 में मैट्रिक की थी। हाँ, 1955 उस स्वाधीनता के समय आसपास। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का एक ही बोर्ड होता था सोलन में, हाँ। शिक्षा बोर्ड एक ही था तीन हाँ। राज्यों का। हाँ। और उन्होंने कई नौकरियां, दिल्ली पुलिस में भी लगे, वो शुगर मिल में क्लर्क भी लगे, पंजाब पुलिस में लगे, कई नौकरियां उन्होंने उस टाइम छोड़। पे, तो नौकरियां मिलती थी, पढ़े लिखे हाँ। थे उस हाँ। टाइम पे, करते गए साल 6 महीने की, छोड़ दी की, छोड़ दी। आखिर में फौज में भर्ती हुए वो, और उन्होंने 28 साल सेना में नौकरी की। जब वो रिटायर हुए, जब तक 2013 में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो यही कहते थे कि अगर मुझे अगला जन्म मिलेगा और मुझे अवसर मिलेगा, तो मैं चाहूंगा कि मुझे फौज में ही भर्ती के हो।
फिर से फौज में हाँ। मैं सेना में जाऊं। तो सेना जो है, मेरा भी यही है कि फौज मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। कंपेरेटिवली। तो आपका अगली पीढ़ी कोई फौज में? मेरा एक बेटा है, वो वकील है। वकील है। आप जब वकालत करते हैं, भारत का समस्या को देखते हैं, क्योंकि वकालत का मतलब वो समस्याओं से लड़ना। कभी नहीं लगता हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें भी सुधार आना चाहिए? अभी न्यायपालिका में भी तो इंसान ही बैठे हैं। अभी जो सिस्टम है, जो पुराने आप जजमेंट देखते होगे, पुराने ऑर्डर देखते होगे, उसका जो स्टैंडर्ड था, तो आज तुलना करें तो वो ज्यादा बेहतर था। और मैं तो ये कहूंगा कि आज भी देश की न्यायपालिका, खासकर ऊपर लेवल की जो, हाँ। तभी कुछ बचा हुआ है। आप जब उड़ीसा, अब इस बार आपका दौरा हुआ, क्या इरादा रख के आए हैं? और कहाँ कहाँ घूमना है? कौन सा वो संगठनिक काम का आपका? अभी इस दौरे में हमारा संगठन का काम भुवनेश्वर में, आज मीटिंग है, हाँ। पुरी में और कटक में, तीनों जगह। 3 जगह का, 3 दिन का दौरा है। और पूरा आप स्ट्रेटेजी बना चुके हैं, इस बार आम आदमी पार्टी को उड़ीसा में एस्टेब्लिश करेंगे? जिला ये अपने लोकल बॉडी चुनाव से शुरू करके इसमें हम पूरी तैयारी के साथ, पिछली बार हमने ऐसा लोकल बॉडी चुनाव में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, अब की बार पूर्ण रूप से समर्थन भाव से लग के इसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आभार हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक फौज जो देश की रक्षा करते थे, अब समाज का रक्षा करने के लिए जहां पर पॉलिसी बनता है, वो पॉलिसी जो बनाते हैं उनमें से एक है। मैं अत्यंत आनंदित हूँ आपसे मिलके, आपसे बात करके। आपका जो इरादा है और आपका पार्टी का जो इरादा है वो नेक रहना चाहिए, और समाज का कुछ बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि हम लोग हमारे भारत को जैसे आगे, बहुत आगे ले जाएंगे, ऐसा इरादा मेरा भी है। भगवान से प्रार्थना है, भगवान जगन्नाथ आपको दीर्घायु करें, आप देश की सेवा में सदा प्रति रहे। नमस्ते जी। जय जगन्नाथ।